जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 42। हाइब्रिड क्लास में अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक दफा हाथ उठा दीजिए। हाइब्रिड वाले शाबाश। अच्छा पीछे आवाज जा रही है, आगे आवाज नहीं जा रही, ये क्या चक्कर है? अगर आगे वाले स्टूडेंट्स को आवाज जा रही है मेरी तो वो भी हाथ उठा के बता दें। शाबाश जी। कल हमने रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट स्टडी किए थे। हमने पढ़े प्रोसीजर्स के कैसे रिलेटेड पार्टीज को जो क्लाइंट ने आपसे छुपाई होगी आपने उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये प्रोसीजर हमने सीखे। और फिर ये सीखा कि अगर ऐसी पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए जो कि क्लाइंट ने मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की हुई, अगर ऐसी पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर ऑडिटर ने क्या फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ऐसा ही है, ये कंसेप्ट हमने स्टडी किया। आईकैप अक्सर इन कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछता है। ये इस पूरे चैप्टर में ये दो कंसेप्ट उसके फेवरेट है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें भी क्वेश्चन आईकैप ने सेट किए हुए हैं, ठीक है। बल्कि रिसेंट अगर आप देखें तो 2-3 अटेम्प्ट्स में उसने इन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है जो आज के हम चैप्टर लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन ओवरऑल ज्यादातर क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट पढ़े उसमें से आए हुए हैं। आपको होम असाइनमेंट दी थी, आपको खुद भी अंदाजा हो गया कि उसमें एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन टेस्ट किए हैं उसने। क्वेश्चन बैंक में भी शामिल है। कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई एक प्रोसीजर, कोई एक लफ्ज भी ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए जी, वन बाय वन। जी उनकी बोलिएगा जरा। हाँ, एक ही क्वेश्चन को उसने, एक ही कंसेप्ट को उसने डिफरेंट मार्क्स, कभी उसने 2 नंबर के साथ पूछ लिया, कभी उसने 13 नंबर के साथ पूछ लिया। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना, देखिए जो मार्किंग स्कीम होती है ना, आपने उसको अंदाजा लगाना है। इस चैप्टर में अगर आप देखें तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो ज्यादातर प्रोसीजर्स हैं। 1 2 3 4 5 कैटर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। कल भी हमने देखा वो कंसेप्ट्स जो थे वो मेन कंसेप्ट तो छोटा था लेकिन उसके आगे फर्दर प्रोसीजर 1 2 3 लिस्ट थी। तो इस चैप्टर में जो ज्यादातर कंसेप्ट्स हैं वो लिस्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स। और इसमें मार्किंग स्कीम नॉर्मली होती है 0.5 मार्क फॉर ईच पॉइंट, यानी आधा नंबर एक पॉइंट या एक प्रोसीजर के लिए। तो अगर उसने आपसे 2 नंबर के लिए पूछ लिए तो उसका मतलब 4 प्रोसीजर बताएंगे। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ हेडिंग्स भी लिख दूं ना कि कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रोसीजर्स क्या है, 2 नंबर के साथ पूछ लिया, तो मैं सिर्फ अगर हेडिंग भी लिख दूं तो मेरे 2 नंबर पूरे हो जाते हैं। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम और अदर प्रोसीजर्स, ठीक है। और अगर 13 मार्क्स के साथ उसने क्वेश्चन पूछा है तो फिर मुझे हर एक आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होगी। तकरीबन 13 तकरीबन 26 प्रोसीजर्स मुझे लिखने होंगे। और इसी तरह अगर दरमियान में से कोई 5 6 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है तो फिर मैंने क्या करना होगा, थोड़ा तकरीबन आधे उस लिहाज से प्रोसीजर। जैसे क्वेश्चन 6 नंबर के साथ पूछ लिया तो मैंने 12 प्रोसीजर, 1-2 का मार्जिन रखे 14 प्रोसीजर बता दे, लिख दे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा जब आप 6 मार्क्स के साथ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, 6 या 7 मार्क्स के साथ, तो उस वक्त आपने ये नहीं करना कि इंक्वायरी और डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम को तो दबा के लिख दें तो बाकी जो 2 प्रोसीजर है इंस्पेक्शन वाले और अदर उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। नहीं, बल्कि हमारी कोशिश क्या होती है कि हम कवरेज सारा करें, डेप्थ कम कर दें। समझ रहे हैं, यानी पॉइंट्स सारे कवर करें, मेन हेडिंग्स, हर पॉइंट के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं वो आधे आधे कर दें। तो ये इस तरीके से आपने अलाइनमेंट करनी होगी, क्योंकि सेम कंसेप्ट आईकैप 2 नंबर के साथ भी पूछ सकता है, 6 नंबर के साथ भी पूछ सकता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस चैप्टर की नहीं है, ये तो इस चैप्टर में चूंकि उसने ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे तो खुल के आपके सामने सिचुएशन आ गई कि कभी 2 है कभी, ये हर चैप्टर में प्रॉब्लम है। किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, इवन पास्ट पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं 100% एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, 100% एग्जैक्ट, और मार्क्स में आधा फर्क, आधे आध का फर्क। यानी एक अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल उसने 6 नंबर तो दूसरी में 12, और क्वेश्चन की इवन लेंथ भी वही। तो आपने सम टाइम क्या करना है फिर इस तरह की सिचुएशन में, खुद से डिसीजन करना होता है एग्जाम में बैठ के। अब मुझे यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट तो सारा पढ़ा सकता हूँ और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये नॉर्मली मार्किंग स्कीम कैसे होती है, एक प्रोसीजर का आधा नंबर, एक प्रोसीजर का आधा नंबर। लेकिन अब वो कितने मार्क्स के साथ ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं पता। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि मार्क्स के लिहाज से आपने अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। ये ऑटो एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है। ये मैं आपको हर टॉपिक में ये नहीं बताऊंगा कि ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया, अगर 3 नंबर के साथ पूछे तो कितना लिखना है, 5 नंबर के साथ पूछे तो कितना लिखना है, 7 नंबर के साथ पूछे, हर टॉपिक में मैं ये चीज आपको नहीं समझा सकता। टॉपिक समझाऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये बताऊंगा, और फिर एक जनरल रूल बता दिया करूंगा क्या, कि अगर कम मार्क्स के साथ क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली कम लिखना है, ज्यादा मार्क्स के साथ पूछे तो ज्यादा लिखना है, और कितना कम या कितना ज्यादा लिखना है ये मार्क्स को देख के डिसाइड करना है। नॉर्मल, और ये रूल सिर्फ 1 प्रोसीजर आधा नंबर, एक प्रोसीजर आधा, ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए रूल नहीं है,
ये बाकी के चैप्टर्स के लिए भी रूल आप बता सकते हैं कि एक पॉइंट का आधा नंबर नॉर्मली देता है, नॉर्मली ये रूल होता है। और अगर उसकी मार्किंग स्कीम इससे डिफरेंट होती भी है ना तो भी आप सेफ साइड पे होंगे। क्यों भला? क्योंकि समटाइम जब मार्किंग स्कीम डिफरेंट करता है ना तो 0.75 मार्क्स एक प्रोसीजर के लिख देता है, जिसमें आप सेफ साइड पे हैं, क्योंकि आपने जो एग्जाम्पशन ली है वो हाँ, बिल्कुल उसमें ज्यादा ही प्रोसीजर आप लिख रहे होंगे, कम नहीं लिख रहे होंगे। इसीलिए मार्किंग स्कीम में चाहे आप किसी क्वेश्चन में देखें उसने 0.75 मार्क्स का एलोकेट किया एक प्रोसीजर को, लेकिन आपने जब कभी खुद से मार्किंग करनी है तो कैसे मार्किंग बनानी है? मार्किंग स्कीम 0.5 मार्क एक प्रोसीजर पे। क्लियर जी? मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको? मुतमिन है? क्लियर? और भी क्वेश्चन जी? कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करें? जी बिल्कुल वो करें। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया, अब ये सुन, और ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से, अच्छा एक तो वो स्टूडेंट फेल होता है ना जिसने पढ़ा नहीं होता, सिलेक्टिव स्टडी की होती है, उस स्टूडेंट के फेल होने का हमें कोई अफसोस नहीं होता, मेरा ख्याल है शायद उसको भी अफसोस नहीं होता, वो भी ज़िंदगी तौर पर तैयार होता है, मैं पढ़ा नहीं हुआ है कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, कुछ कुछ गलतियां ऐसी है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, जिनका दुख होता है। उसमें से एक गलती ये है, रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है ना, पूरा केस, उसको आप ध्यान से ना पढ़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, एक आधी एडजस्टमेंट स्किप भी हो जाए। लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर एक लफ्ज भी स्किप हो जाए ना, उसका बड़ा नुकसान होता है। ये पहले भी शायद मैंने बात आपसे कही हुई है, अब उसकी एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। आई कैप ने 3-4 दफा एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा, एक ही उसका तरीका वारदात रहा, और उसके बावजूद हमेशा स्टूडेंट मार खाते रहे बताने के बावजूद। वो क्या, जरा मुझे बताइएगा। आपसे कल के दोनों कंसेप्ट आपने पढ़ लिए, क्वेश्चन सुनिए। व्हाट प्रोसीजर्स ऑडिटर विल परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ए रिलेटेड पार्टी विच हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब सुने, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर आएंगे क्या, रिस्क असेसमेंट आएंगे? रिक्वायरमेंट फिर से सुनिए। व्हाट प्रोसीजर ऑडिटर वुड परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ए रिलेटेड पार्टी विच हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय रिस्क असेसमेंट। अब सुनिए, व्हाट प्रोसीजर ऑडिटर वुड परफॉर्म ऑन आइडेंटिफाइंग ए रिलेटेड पार्टी विच हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इसमें फर्क किस, स्टेटमेंट सारी तकरीबन एक जैसी है, फर्क किस चीज का है? टू का और ऑन का। सिर्फ टू, ये एक लफ्ज चेंज किया उसने रिक्वायरमेंट में, और क्वेश्चन सारे का सारा चेंज हो गया, सिर्फ एक लफ्ज। और ये टू और ऑन का लफ्ज कोई ऐसा है भी नहीं जिसमें कहीं ऑडिट का टेक्निकल टर्म है। लेकिन खुद सोचें, ये आपका एग्जांपल दी थी ना, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, याद आई? क्या करेंगे सर? दिन रात मेहनत करेंगे, हम सारे टेस्ट देंगे, हर रोज 2 घंटे ऑडिट पढ़ेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे, असाइनमेंट भी करेंगे और रिटर्न असाइनमेंट करेंगे, टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म ऑन बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सर सारी किताबों को आग लगाएंगे, आज के बाद एक लफ्ज नहीं लिखना, कुछ कंसेप्ट नहीं पढ़ने, खूब याशी करेंगे, खूब ये गाड़ी। तो ये सारी चीजें मुझे देखें, ये प्रोसीजर चेंज हो गए किस एक लफ्ज के चेंज होने से, टू और ऑन। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि रिक्वायरमेंट जो आपने 300 सफ़े किताब के पढ़े वो अहम है, लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम वो 5 सफ़े पेपर के हैं कि उनमें क्या पूछ रहा है। बाकी सारे पेपर जब सामने आता है ना, बाकी सारी चीजें रेलिवेंट हो जाती हैं, सिर्फ वो कंसेप्ट रेलिवेंट है जो पेपर में पूछे हैं। और उन 5 सफ़ों में भी वो जो 15-20 लाइंस है ना रिक्वायरमेंट वाली, वो सबसे ज्यादा अहम है। सारे पेपर को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ना, रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ना है। वो 2-3 लाइनें वही डिसाइड करेंगी कि असल में वो चीजें होती है जो उनको डिकोड करेगा उस रिक्वायरमेंट को, वो पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, रिक्वायरमेंट में ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं टू और ऑन की वजह से। असल में कंसेप्ट क्या सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है, सम टाइम थोड़े से अल्फाज चेंज करके कंसेप्ट बदल जाता है। जैसे इसी तरह की एक और एग्जांपल हमने एनालिटिकल प्रोसीजर में भी पढ़ी। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या एग्जांपल पढ़ी थी कि फैक्टर्स बताएं रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, याद है? रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल। और इसमें आपने चैप्टर 3 रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के प्रोसीजर लिखने हैं। नहीं, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस और है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर और कंसेप्ट है। रिलायबिलिटी दोनों में कॉमन आ रहा है लेकिन फर्क है।
इसी तरह एक और मिलती जुलती एग्जांपल, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फॉर ए नेगेटिव कंफर्मेशन? हाँ, क्या करेंगे? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। शाबाश, कुछ भी नहीं करेंगे। नेगेटिव कंफर्मेशन में तो कुछ भी नहीं करना होता, पॉजिटिव कंफर्मेशन पे करना होता है। तो देखें, पॉजिटिव एक लफ्ज का चेंज हुआ लेकिन कंसेप्ट हमारा डिफरेंट हो गया। तो इन चीजों का ध्यान रखें, रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ने की आदत डालें, कंफर्म हो जाए हाँ वाकई यही ज़हन में आ रहा है, फिर उसके बाद लिखना शुरू करें। क्लियर? वरना क्या होगा, हम तो आपको जब पेपर दे के आएंगे हम तो आपको कह देंगे कि भाई हमने तो पढ़ा दिया था सारा कुछ, और आप भी घर वालों को ये कह रहे होंगे बड़ा अच्छा पेपर हुआ है, और रिजल्ट के बाद टीचर को भी कह रहे होंगे सब बड़े खींच खींच के नंबर लगाए हैं, 66 नंबर बनते हैं, फिर भी पता नहीं उसने 27 क्यों दे दिए। खींच खींच के, वो ये नहीं पता कि हमने छोटी छोटी गलती नहीं की, बड़ी 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 ब्लंडर। रिक्वायरमेंट पूछा कुछ और था, बिल्कुल ही कुछ और बताया, वो सम टाइम पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाए। मैंने खुद ये गलतियां की हुई हैं, खुद पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत, और वो क्वेश्चन जो पेपर में मुझे सबसे अच्छा आता था, लेकिन रिक्वायरमेंट को नहीं सही तरीके से पढ़ा, कोई और क्वेश्चन था, कोई और अटेम्प्ट कर रहे हैं, 0 नंबर बार हो ही जाते हैं ना। लगे रहे, मेहनत करते रहे, और जितनी दफा भी फेल हो अगली दफा उससे ज्यादा मेहनत करें, ये असूल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। मेहनत करते रहें और जितनी दफा फेल हो अगली अटेम्प्ट आपकी पिछली अटेम्प्ट से बेहतर हो, बस आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाएंगे कभी ना कभी, और जल्दी बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे मेहनत करके। 12 और की क्वेश्चन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो हमसे पूछता है बताओ रिलेटेड पार्टीज के हवाले से क्या, देखिए रिस्क बहुत से एरियाज में हो सकते हैं ना। मैं आपसे कहता हूँ इन्वेंट्री के हवाले से रिस्क बताएं, क्या हो सकते हैं बताएं? हो सकता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए, हो सकता है इन्वेंट्री एग्जिस्ट ही ना कर रही हो सकता है इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के है, क्लाइंट ने अपने पास रिकॉर्ड कर लियो, हो सकता है क्लाइंट की इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, नहीं रिकॉर्ड हुई। ये डिफरेंट रिस्क है इन्वेंट्री के। आपसे पूछूं भाई फिक्स एसेट के क्या रिस्क है, आप कहेंगे सर हो सकता है डेप्रिसिएशन ठीक ना रिकॉर्ड की गई हो सकता है फिक्स एसेट रिकॉर्ड किया एग्जिस्ट ना करते हो सकता है उसकी रीवैल्यूएशन की है, रीवैल्यूएशन ठीक ना। ये फिक्स एसेट से रिलेटेड रिस्क है, हर एरिया से रिलेटेड रिस्क होता है। डेटर्स के क्या रिस्क हो गए सर? हो सकता है फेक डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए गए हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिकॉर्ड नहीं की, हो सकता है ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो गया उनको एडजस्ट नहीं किया। हर एरिया से रिलेटेड रिस्क होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क बताओ, फिर क्या कहेंगे? हो सकता है रिकॉर्ड ना किया हो, अकाउंट फॉर डिस्क्लोज ना किया हो, और ये जो हमने 4 हेडिंग्स पढ़ी है ना, यही बेसिकली वो रिस्क है जो रिलेटेड पार्टी के हवाले से, यही वो रिस्क है। आपने आइडेंटिफाई और डिस्क्लोजर का तो बता दिया, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे रिस्क भी है। वो कौन से रिस्क है? जो हेडिंग पढ़ी हमने। तो अगर हमसे रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क पूछे तो हमने रिलेटेड पार्टी के चैप्टर में से उठा के उसको देने हैं रिस्क, जनरल रिस्क नहीं पूछ रहा। रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट में है तो रिलेटेड पार्टी के ही रिस्क बताने हैं। जैसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे रिलेटेड पार्टी के तो फिर वो चैप्टर 2 में से नहीं बतानी, रिलेटेड पार्टी वाले चैप्टर में से बताने हैं। गोइंग कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूछा जब कभी आएगा तो ना हमने चैप्टर 2 वाली बतानी है और ना ही रिलेटेड पार्टीज वाली, बल्कि कौन सी बतानी है? यानी जो रिक्वायरमेंट में उससे स्पेसिफाई कर दिया वही प्रोसीजर बताए। जी बिल्कुल, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कह ले, रिस्क कह ले, एक ही बात है। रिस्क असेसमेंट भी है। और कोई क्वेश्चन जी? डिस्कशन में भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन में भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। फर्क क्या है? डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम में सीनियर पर्सन अपनी टीम को बता रहा है कि उन्हें किन किन डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड से रिलेटेड पार्टी मिल सकती है, ये सीनियर बता रहा है। और इंस्पेक्शन में वो टीम मेंबर जाके उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि इनमें रिलेटेड पार्टी निकलती है कि नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछना और ये भी एक इंक्वायरी है, और अदर ऑडिटर से पूछना ये भी एक इंक्वायरी है। तो इसे इंक्वायरी में क्यों नहीं लिखा हुआ, अदर प्रोसीजर्स में क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि ये सम टाइम परफॉर्म होते हैं, सम टाइम नहीं होते हैं। और इंक्वायरी में हम मैनेजमेंट से नॉर्मली इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी रीजन ये है कि प्रीडिसेसर ऑडिटर किसी केस में होगा, किसी मैनेजमेंट तो हर केस में होगी ना। प्रीडिसेसर ऑडिटर किसी केस में होगा, किसी अगर पिछले साल का ऑडिट हमने किया है तो प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ग्रुप ऑडिटर है, उसकी कुछ और कंपनीज हैं, कुछ और कंपोनेंट, तो फिर कंपोनेंट ऑडिटर होगा, वरना नहीं होगा। तो इसीलिए वो अदर प्रोसीजर है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने डिस्कशंस की तरफ क्वेश्चन के।
सबसे पहले व्हाट इज ए रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करें, बहुत अहम कंसेप्ट है, बज़ाहिर दिखने में छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन ये एक क्वेश्चन आपकी बहुत सी केस स्टडी में नॉलेज यूज होता है इसका। रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करें। ये नहीं, ये आ रहा है, क्या होती है रिलेटेड पार्टी? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफाइन किया गया है तो जो डिफाइन किया वो रिलेटेड पार्टी, अगर डिफाइन नहीं किया तो जिस पार्टी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस होगा वो रिलेटेड पार्टी। अच्छा बताइए, रिलेटेड पार्टी में सिर्फ कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं? इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है? रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो रिलेटेड पार्टी। फॉर एग्जांपल, ये भाई इतने गौर से ऑडिट पढ़ रहे हैं, है ना? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बताइए जो रिलेटेड पार्टी, ये तो अभी बोल चुका मैं, एग्जांपल्स बताएं। सेल, परचेजेस। अच्छा मुझे एक एग्जांपल बता दे रिलेटेड पार्टी के साथ जो नॉर्मल हो और एक आउटसाइड नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस। सेल एंड परचेज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की, और आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन, शेयर कैपिटल की ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट द ऑडिटर में परफॉर्म इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीटनेस को अंडरलाइन कर लें। किसी भी रिक्वायरमेंट में कंप्लीटनेस आ गई, इसका मतलब हमें वो कह रहा है कि इस असर्शन के बारे में बताओ। ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजर अबाउट रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी को अंडरलाइन करना है। कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का ही दूसरा नाम है कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज है। तो प्रोसीजर बता देंगे, लिस्ट 6 नंबर के साथ तकरीबन 12 प्रोसीजर लिख लीजिएगा कम से कम। Question 3, as the auditor of a listed company with a number of related parties, what steps would you consider as part of your audit planning to ensure that all related party relationship and transactions are identified and disclosed? All related party, to ensure all related party relationship and transaction are identified. ये भी किसकी बात कर रहा है कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इंश्योर करने के लिए सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए? कौन सा प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। शाबाश। Specify the procedure that an auditor should perform to ensure completeness of the list of related parties provided by directors. Give any 3 audit procedure to ensure completeness of list of related parties provided by the management. अच्छा, उसने 3 कहा हुआ है, क्या हम 3 लिखें या 4 भी लिख सकते हैं? 4 भी लिख सकते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड। एक आधा प्रोसीजर अलग लिखते हैं, इसमें से बेहतर है हेडिंग लिखते हैं सारी। अदर का एक आधा प्रोसीजर है, अगर अदर प्रोसीजर लिखना चाहे ना तो उसमें बेहतर होता है एक आधा प्रोसीजर लिख दिया जाए, क्योंकि अदर प्रोसीजर इटसेल्फ कोई प्रोसीजर नहीं है। तो उसकी एग्जांपल के तौर पे एक आधा प्रोसीजर, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का, लिख देना चाहिए। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन की डिस्कशन, जो कि बेसिकली एक ही क्वेश्चन उसने डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये टू और ऑन वाली बात मैंने आपको बता दी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा 4, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। अच्छा, ये रिस्क हमने कहां आइडेंटिफाई किया है? प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 4 रिस्क सामने आए थे, उनमें से एक हमने पढ़ लिया, बाकी 3 रिस्क रह गए। टोटल रिलेटेड पार्टी के हवाले से कितने रिस्क हैं? 4। पहला रिस्क क्या है? ऑडिटर ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ले जो पहले मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की हुई। दूसरा रिस्क, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन सामने आ जाए जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो। तीसरा रिस्क, मैनेजमेंट ये असर्शन दे, स्टेटमेंट दे कि हमने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस आर्म लेंथ बेसिस पे रिकॉर्ड की हैं। फोर्थ रिस्क, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट, कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी हो जिसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी के ऊपर। 4 रिस्क है, ठीक है। अच्छा, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम समटाइम कहते हैं ये कंडीशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। कंडीशनल का मतलब ये है कि ये सारे प्रोसीजर आप तब परफॉर्म करेंगे जब ये रिस्क सामने आए। देखिए, जो होते हैं ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये ऑडिटर के ऊपर लाजमी होता है, उसने हर ऑडिट में परफॉर्म करने हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ना, ये अगर रिस्क सामने आए तो फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने, वरना नहीं। यानी अगर आप ऑडिट करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कल वाले परफॉर्म किए, इससे कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की थी, तो आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और अगर ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं होती, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर कल वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नजर आ जाए, मिल जाए, तो आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं।
और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं मिलती तो नहीं करना। अगर कल वाले प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको पता चले कि मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने ये असर्शन दी है, स्टेटमेंट दी है कि हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो मार्केट वैल्यू पे, आमनत बेसिस पे, तो हमने इसको चेक करना है कि ट्रांजैक्शन आमनत बेसिस पे है कि नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इस तरह की कोई असर्शन स्टेटमेंट नहीं दी तो हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने इसके हवाले से। अगर कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी सामने आ जाए जिसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है कंपनी के ऊपर, अगर कोई नजर आ जाए तो फिर हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और अगर कोई नजर नहीं आती रिलेटेड पार्टी पे डोमिनेंट तो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है। ये बात समझ आई? इसलिए जब आप पढ़ेंगे ना तो शायद उसने हर हेडिंग के साथ लिखा हुआ इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज दिस थिंग, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से अगर ये सामने आ जाए तो फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म होने वरना नहीं। ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अच्छा अब इस पे आगे चलने से पहले आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मुराद कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आप ले सकते हैं जो अनयूजुअल है। इसमें ऐसी ट्रांजैक्शन भी आ जाती हैं जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, यानी कभी कभार होने वाली, जैसे शेयर्स की इक्विटी ट्रांजैक्शन, शेयर की सेल परचेज है, किसी से सामान खरीदा था पैसे देने के लिए, नहीं है कैश, शेयर इशू कर दिए, ये भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। और इसमें ऐसी ट्रांजैक्शन भी आती हैं जो हैं तो रूटीन की लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अनयूजुअल है। जैसे सेल्स ट्रांजैक्शन रूटीन की है लेकिन इस सेल्स की टर्म्स एंड कंडीशन अनयूजुअल है, वेरी लॉन्ग क्रेडिट पीरियड दिया, ठीक है, या जो प्राइस है उस पर हैवी डिस्काउंट दिया, ये भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बन जाएगी। तो इसका मतलब है एक तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन से हम अंदाजा लगाते हैं कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, और दूसरा टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन से अंदाजा लगाते हैं। अगर टर्म्स बार बार चेंज हो रही हैं तो चाहे ट्रांजैक्शन रूटीन की क्यों ना हो, सेल परचेज की, वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बन जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा अब एग्जाम में वो आपसे क्या करेगा, एग्जाम में वो कोई सिचुएशन ऐसी बनाएगा जिसमें 1 2 3 4, इन चार में से कोई एक या दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो आपने क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन से पहचानना है कि वो ये कंसेप्ट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है। फॉर्चुनेटली हमारे पास लिस्ट है, ये तो हर फौरन पता चल जाएगा आपको कि एक नाम बताएगा, पहले हमें नहीं पता था ऑडिट टीम को, अब पता चल गया, पहले नहीं पता था अब पता चल गया, तो हमने फौरन अंदाजा लगा लिया। ये कंसेप्ट जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसकी लिस्ट स्टैंडर्ड में दी हुई है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जब कभी वो केस स्टडी बनाएगा इसी लिस्ट में से कोई एग्जांपल लेके उसकी सिचुएशन बनाएगा। तो इसमें सबसे अहम चीज, प्रोसीजर से भी ज्यादा अहम चीज है वो ट्रांजैक्शंस की लिस्ट जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ताकि एग्जाम में जब कभी इस एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल उठाए हमें याद आ जाए ये एग्जांपल तो हमें पढ़ी थी, और ये किस 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 कंसेप्ट में पढ़ी थी, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उसको एक दफा पढ़ लें। सबसे पहली एग्जांपल इक्विटी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? शेयर इशू किए जाते हैं या शेयर बाय भी किए जा सकते हैं, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लॉ में आप पढ़ते थे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं है? बिल्कुल है, इक्विटी इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन फिर ऑफशोर एंटिटीज कौन सी होती है? सात समंदर पार, फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज में जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खास तौर पे ये ट्रांजैक्शन यूज होती है ऑफशोर एंटिटी, वो आप पढ़ते होंगे ये खास तौर पे पनामा स्कैंडल। तो ये बेसिकली किस, इसमें क्या है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन ऑफशोर ट्रांजैक्शन एंटिटीज के साथ ट्रांजैक्शन है, तो ये भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। पाकिस्तान में जो ट्रांजैक्शन एक कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रही फिर भी उसकी फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन है, तो ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हो तो फिर नहीं है, फिर तो रूटीन की ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर नहीं कोई डीलिंग फॉरेन कंट्रीज के साथ तो वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली फॉरेन कंट्री में, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगली एग्जांपल क्या है? प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी विदाउट, हाँ एक केस स्टडी में उसने कहा कंपनी की एक बिल्डिंग है, उसके 5 फ्लोर है, जिसका 4th फ्लोर है ना वो खाली था, और वो फ्लोर डायरेक्टर की बेटी फैशन डिजाइनर है, उसको दे दिया गया ऑनलाइन काम लिखा, ऑनलाइन किसी भी काम के लिए, और बदले में कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं की गई। बताइए
रिलेटेड पार्टी भी है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। ये कैसे पता चला आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? विदाउट कंसिडरेशन। जो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। नहीं, आर्म लेंथ बेसिस पे कैसे आएगी? वो तो जीरो कंसिडरेशन है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझ गया। उनका क्वेश्चन ये है कि सर ये आर्म लेंथ बेसिस वाला पॉइंट भी तो आ रहा है कि ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर्म लेंथ बेसिस हम तब चेक करते हैं जब मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट दी हो। तो हमें क्वेश्चन में पता नहीं, हो सकता है स्टेटमेंट दियो, हो सकता है ना दियो, तो ये 50-50 चला जाता है। लेकिन ये तो कंफर्म एग्जांपल में लिखा हुआ है ना कि जो विदाउट कंसीडरेशन होंगी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगली एग्जांपल, सेल्स विद, इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूं? सेल्स विद लार्ज डिस्काउंट या सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट। ये एग्जांपल उसने नहीं लिखी होगी, लेकिन ये भी लिखी हुई है, सेल विद रीपरचेज की। अच्छा ठीक है, ठीक, ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल आपको सिखा रहा है। फिर और क्या एग्जांपल है? टर्म्स आर चेंज। कॉन्ट्रैक्ट एक दफा हो जाए ना, कल आपको एग्जांपल दी थी, लोगों का मिलियंस का भी लॉस हो रहा ना तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी को फेवर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज कर रहे हैं, डेडलाइंस एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको अनड्यू फेवर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी होगी। तो ये भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मली हम टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं करते। चलिए, और बस ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए, इन सारी एग्जांपल में से कोई भी एक उसने एग्जाम में लिख दिया आपको, तो आप पहचान लेंगे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्लियर? चलिए आगे चलें। अगर इसमें से, इन एग्जांपल में से कोई केस उसने बना दिया और आप ना अटेम्प्ट कर पाए, तो ये आपका कसूर है। इन एग्जांपल में से उसने कोई केस स्टडी बना दी और आप उस वक्त ये आइडेंटिफाई ना कर पाए ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये किसका कसूर है? आपका कसूर है। हाँ, अगर इन एग्जांपल्स के अलावा उसने कोई एग्जांपल सेट कर दी तो भी आप ही का कसूर, मेरी जिम्मेदारी नहीं ना। फिर आपका कसूर है ना हमारा। फिर आई क्या उसने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, लेकिन अभी तक तो उसने टेस्ट नहीं किया। उम्मीद है आइंदा भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर अब देखिए ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब क्या करना है? कहता है सबसे पहले ये देखो कि इसमें सबसे पहले बिजनेस रैशनल देखो। बिजनेस रैशनल, बिजनेस रैशनल क्या होता है? बिजनेस रैशनल, रैशनल मींस लॉजिक, रीजन, क्यों ये ट्रांजैक्शन की गई। देखिए नॉर्मल हालात में किसी भी एंटिटी को अपने बिजनेस से हट के कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हट के है, और अगर वो करती है तो उसकी कोई ना कोई वैलिड रीजन, वैलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हमने सबसे पहले ये पूछना है, बताइए बिजनेस रैशनल क्या है, क्या रीजन है, क्यों आपने ये ट्रांजैक्शन की, और देखना है कहीं इसमें कोई रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जस्टिफाई करवाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे हमें अगर क्लाइंट कोई रीजन बता दे तो उसको वैल्यूएट करना कि वाकई इस ट्रांजैक्शन की जरूरत थी कि नहीं थी, थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसीलिए स्टैंडर्ड ने उसके ऊपर गाइडेंस दिया है कि जब आप वैल्यूएट करने लगे कि वैलिड बिजनेस रैशनल है कि नहीं किस ट्रांजैक्शन का जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसमें आपने इन फैक्टर्स को देखना है। वो फैक्टर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले मेन कंसेप्ट को कंप्लीट कर लें। अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमें मिली, सबसे पहले क्या करना है, उसका बिजनेस रैशनल इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि कोई रिलेटेड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो तो ये हमारा हाई रिस्क नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाता है, क्योंकि हाई रिस्क तो तभी बन जाता है जो नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, तो ये हाई रिस्क नहीं बनेगी बल्कि उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाएगी। इसमें फिर आपने क्या करना है? नंबर 1, इंस्पेक्ट ऑथराइजेशन। देखें अप्रूवल दी गई है कि नहीं, ट्रांजैक्शन अप्रूवल होनी चाहिए। अगर कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, सीएफओ ने कहा सर इसकी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी, मैंने कर दी है, ये काफी है, तो क्या काफी है? ये अप्रूवल डायरेक्टर्स की तरफ से होनी चाहिए, और अगर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो शेयर होल्डर्स की तरफ से, शेयर होल्डर की तरफ से भी अप्रूवल होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल देखते हैं कि नहीं? वो तो नॉर्मल भी देखते हैं, तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं देखेंगे?
क्लाइंट से पूछेंगे, क्लाइंट से कहेंगे सर ये ट्रांजैक्शन की क्या रीजनिंग जस्टिफिकेशन है, ठीक है। और अच्छा ये हमने देख लिया, रैशनल के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ऑथराइजेशन देख ली, अप्रूवल हुआ है, अब क्या देखना है, एप्रोप्रिएट काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। ये तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करते हैं और कौन सी नहीं, कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। जो आइडेंटिफाई कर ले उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर सके उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं कर सकेंगे। भाई मटेरियल जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, और जो इमटेरियल है उनको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। जेन में रखिएगा, हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है, हर रिलेटेड पार्टी और हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर रिलेटेड पार्टी को। इसका मतलब यह हुआ कि मटेरियलिटी वाला कंसेप्ट रिलेटेड पार्टी पे अप्लाई नहीं होता। रिलेटेड पार्टी में हर पार्टी मटेरियल है, रिलेटेड पार्टी में हर ट्रांजैक्शन मटेरियल है, इसलिए हमने हर ट्रांजैक्शन के बारे में देखना है, और खासतौर पे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में तो जरूर ही देखना है, क्या अप्रूवल हुई कि नहीं, एप्रोप्रिएट काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें ज्यादा फोकस हमारा डिस्क्लोजर के ऊपर है और अप्रूवल के ऊपर है, काउंटिंग के ऊपर इतना नहीं है, सारी की सारी। और इवन अगर आपको याद हो तो कंपनीज पाकिस्तान, ये तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, पाकिस्तान में कंपनी रिक्वायर करता है कि रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करो और फिर इनको डिस्क्लोज भी करो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है और लॉ में आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी है, यही स्टैंडर्ड कह रहा है। इवन अगर कंपनी लॉ में ये रिक्वायरमेंट ना भी होती ना, हम ये काम फिर भी कर रहे होते। क्यों बना रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इंश्योर करो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। मैनेजमेंट से पूछा हाँ भाई शेयर क्यों किया तुमने, इक्विटी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स शेयर क्यों किए। मैंने कहा सर हमने प्लांट खरीदा था, पैसे अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने शेयर इशू कर लिए। हमने बैंक अकाउंट देखा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखे, बीआरएस वगैरह कंफर्मेशन देखी, उसमें हैवी बैलेंस मौजूद था। हम कहेंगे नहीं गड़बड़ा, कुछ और रीजन है, लगता है आप छुपा रहे हैं। तो जो भी रीजन मैनेजमेंट बता रही है हमने देखना है मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। क्योंकि देखिए ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैनेजमेंट से ये तो पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। रीजनिंग तो पूछेंगे ना उससे, और रीजनिंग को हमने वैलिडेट भी करना। वैलिडेट करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चेक करेंगे और वैलिडेट करेंगे कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस एप्रोप्रिएशन के ऑफेसर या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर थे, ये आपको डिटेल में बता दिए। सिर्फ एक चीज रह गई बताने वाली, क्या, बिजनेस रैशनल। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कभी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सामने आ जाए तो हमने क्या करना है, एक तो उसको वैल्यूएट करना बिजनेस रैशनल को। वो कैसे वैल्यूएट करेंगे अभी बताऊंगा। इसके अलावा क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उसकी अप्रूवल देखनी है, काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर देखना है, उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन को देखने से, और देखना है कहीं कोई फ्रॉड करने के लिए तो ये ट्रांजैक्शन नहीं की गई। फ्रॉड करने के, अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपने अंदाजा लगाना है कि क्या इसमें कोई रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं, और कहीं ये कोई फ्रॉड करने के लिए तो नहीं काम किया गया, और क्या हमें इसमें बिजनेस रैशनल पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था। एक जमाना था, आज से 20 साल पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम थी, अब की निस्बत वैसे ज्यादा थी, एक्सपोर्ट्स कम थी। स्टेट बैंक ने कहा हम इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उधर से बांग्लादेश की भी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। उन्होंने कहा जी हम बढ़ाने के लिए अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देते हैं, क्या सब्सिडाइज्ड रेट पे लोन देंगे। मार्केट में 8% चल रहा था, उन्होंने कहा जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनको 2% पे लोन देंगे। अब एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज ने लोन लिया, साल खत्म हुआ, स्टेट बैंक ने अंदाजा लगाया कि हमने लोन कितना दिया है, एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है। पता चला लोन जितना दिया है ना, एक्सपोर्ट उसकी आधे से भी कम है। स्टेट बैंक ने हिसाब किताब लगाया तो ना, उनका ये लोन गया किधर, एक्सपोर्ट तो हुई नहीं, लोन गया किधर। इन्वेस्टिगेशन की पता चला कि जो कंपनी, अच्छा सारी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, लेकिन हर कंपनी को जरूरत नहीं होती। जिस कंपनी को पैसों की जरूरत थी उसने तो लोन लिया, जिसको जरूरत नहीं थी उसने भी लोन लिया, और फिर क्या किया, उस लोन को अपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन के तौर पे दे दिया, किसी दूसरी कंपनी को लोन के तौर पे दे दिया, और उससे कहा कि आप हमें इंटरेस्ट देते रहिएगा।
अब मुझे ये बताइए, ये लोन जो इस्तेमाल, क्या एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ? स्टेट बैंक ने किस लिए दिया था? एक्सपोर्ट के लिए। इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए नहीं हुआ। अब एज ऑडिटर आप अगर इस कंपनी जिसने लोन लिया स्टेट बैंक से, इसके ऑडिटर होते, आपके लिए ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती? आप क्लाइंट से पूछते? हालांकि ये लोन दिया आपने, लोन की एग्जांपल है ही नहीं कहीं, लोन की एग्जांपल, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? आउटसाइड, उम्मीद नहीं आई कि आप आपसे इस तरह बाहर जाके पूछे, लेकिन आपके जजमेंट को इनहेंस करने के लिए एग्जांपल आपके साथ शेयर किया। क्या आप कन्विंस्ड हैं कि ये उस कंपनी के लिए जो एक्सपोर्ट करती है कोई प्रोडक्ट, बैंक नहीं है वो, उसने स्टेट बैंक से लोन लिया और आगे लोन, उसके लिए ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रूटीन में ये ट्रांजैक्शन नहीं करते? आप क्या वैल्यूएट करना चाहिए आपको कि ये बिजनेस रैशनल? क्या आप उस कंपनी के ऑडिटर होते उससे पूछते क्यों ट्रांजैक्शन किया है? और अगर कंपनी कहती सर असल में ना हमने उनसे रॉ मटेरियल खरीदना है इसलिए उनको एडवांस दिया हुआ है, तो आप कहते हैं अच्छा ये जो लोन दिया है इसको, इसका एग्रीमेंट तो चेक करवाओ, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3 साल के लिए दिया है और 7% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और ये कौन सा एडवांस है जो 3 साल पहले दे दिया है उसमें इंटरेस्ट मिले? कंसिस्टेंट नहीं, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, फ्रॉड हो रहा है। अच्छा ये फ्रॉड उस कंपनी के साथ है मिलकर, लेकिन किसके साथ हो रहा है ये गैस करें? स्टेट बैंक के साथ। ये उस कंपनी के साथ नहीं हो रहा जिसने लोन दिया, स्टेट बैंक के साथ हो रहा है। इसीलिए जब कोई डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव किसी रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा होता है ना, तो वो रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं कर रहा होता, वो कंपनी के शेयर होल्डर के साथ कर रहा होता है। ठीक है, तो बिजनेस रैशनल देखना चाहिए ना ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का। क्यों बिजनेस रैशनल के ऊपर तवज्जो दे रहा है? क्योंकि अगर वैलिड बिजनेस रैशनल नहीं है ना तो ये फ्रॉड है। जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और उसकी वैलिड जस्टिफिकेशन रीजनिंग नहीं है, वो क्या है? वो फ्रॉड है। ठीक, फिर आगे हमें यह बता रहा है कि बिजनेस रैशनल अंडरस्टैंड करने में आपको कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। ये याद करने वाला पॉइंट, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है। जैसे वो कहता है कि वैल्यूएटिंग द बिजनेस रैशनल, क्या करें आप? कह रहे हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसके बिजनेस रैशनल को वैल्यूएट करना है। ऑडिटर के देखेगा ट्रांजैक्शन कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अब बताया था ना, ए से बी को, ए से डायरेक्ट पेमेंट करनी है बी को, पहले जाएगी ए से सी, सी से ई, एफ, घूम फिर के आती है। ये उसने कॉम्प्लेक्स कर दिया ट्रांजैक्शन को। देखो अगर ट्रांजैक्शन ओवरली कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब है गड़बड़ है, इसकी ओवरली कॉम्प्लेक्स करने की कोई रीजनिंग नहीं होती। एंड पे अगर एक पार्टी को पेमेंट हो रही है 10 चक्कर लगाने के बाद तो डायरेक्ट भी पेमेंट हो सकती थी। देखना है अनयूअल टर्म्स ऑफ ट्रेड तो नहीं। आपको पता है जो अनयूअल टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये भी किसी ट्रांजैक्शन को आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बना देते हैं। तो हम देखिए अनयूअल ट्रेड क्यों रखी हुई है, परचेज प्राइस क्यों इतनी कम, 50% डिस्काउंट क्यों दिया है? जब मार्केट में रेगुलर प्राइस पे चीज बिक नहीं रही थी, बिक रही थी तो दूसरे को 50% डिस्काउंट पे क्यों बेची है? लैक्स एन apparent logical business reason for its occurrence, involves previously unidentified related party, is processed in unusual manner, whether management has discussed the nature of first transaction with those sides, management ने दो साइड की गवर्नेंस के साथ डिस्कशन किया कि नहीं, मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करे। देखिए मेन कंसेप्ट इसमें एक है कि हमने ये देखना है जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या रीजन है, क्यों की गई, इसकी क्या जरूरत थी, बिला वजह एक सीधे रास्ते पे जा रहे हैं उसमें वेरिएशन करने की क्या जरूरत थी, आउटसाइड द बिजनेस जाने की क्या, ये रीजनिंग देखनी है। मेन कंसेप्ट ये है। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए जो फैक्टर्स बताया ना, ये रटे वाला कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है? रटे वाला। इसको केस स्टडी में कभी नहीं पूछेगा, वैल्यूएटिंग द बिजनेस रैशनल केस स्टडी में नहीं पूछेगा, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछेगा। इसको आपने क्या करना है, रटा। मेन कंसेप्ट इसका क्या है? रटा लगाने के लिए कंसेप्ट जरूरी है। मेन कंसेप्ट क्यों, क्यों, व्हाई, ये ट्रांजैक्शन क्यों की गई। क्लियर हो गया बिजनेस रैशनल। चलिए ये वाला हमारा एरिया कंप्लीट। एक रिस्क हो गया जी, बताइए क्या पूछिए। इवैल्यूएट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, आखिरी पॉइंट वो कौन सा बोलते हैं? देखिए आपने एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट पढ़ा लिखा, और मैनेजमेंट अगर फोकस कर रही हो खास तौर पे है वो असल में फर्ज कीजिए ऑपरेटिंग लीज, और मैनेजमेंट कह रही है नहीं सर फाइनेंस लीज कर, क्योंकि ये हमने एसेट की लाइफ 10 साल है, ये हमने फॉर एग्जांपल ज्यादा पीरियड के लिए किया इसको। लेकिन आपने अपनी असेसमेंट की, अब देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, सिर्फ अंदाजा। आपके ख्याल में ये ऑपरेटिंग लीज होनी चाहिए क्योंकि एंड पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा,
मैनेजमेंट कह रही है नहीं, ये चूंकि हम एसेट का 60% लाइफ जो एसेट की है उस पीरियड के लिए हमने लीज पे ली है, तो इसीलिए कैपिटल होना चाहिए, इसको फाइनेंस लीज के तौर पे होना चाहिए। कंफ्लिक्ट आ गया। अच्छा, बजाहिर लग रहा है कि मेजर पीरियड के लिए है तो ये फाइनेंस लीज होगी, लेकिन आपने स्टैंडर्ड खोल के देखा ऑपरेटिंग, मैनेजमेंट कह रही है नहीं फाइनेंस लीज के तौर पे इसको करो। मैनेजमेंट जब जानबूझ के एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कर रही होती है, इसका मतलब है बैक एंड पे कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वो ये कह रहा है हमने इस चीज को कंसीडर करना है कि मैनेजमेंट क्यों फोकस कर रही है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के ऊपर। मे भी उसने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हो कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने एसेट्स को इस मिनिमम अमाउंट से कम नहीं करने होने देंगे, और अगर ये कैपिटलाइज ना करें एसेट तो वो मिनिमम अमाउंट से एसेट कम हो जाते हैं। उस लिमिट को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट जानबूझ के जोर दे रही है कि इस एसेट को कैपिटलाइज करें। तो जब मैनेजमेंट किसी खास पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को फोकस कर रही हो, स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, इसको कहते हैं गोली मारे। स्टैंडर्ड में क्या यही होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करवाने की, तो किस लिए करवा रही हो। अब आगे बता नहीं रही होगी मैनेजमेंट कोई और बात, लेकिन हमें पता लग रहा है कि मैनेजमेंट जो बात कर रही है भोंगी मार रही है, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो किस लिए कर रही होगी, कोई ना कोई फ्रॉड के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट असर्शन ऑफ आर्म लेंथ बेसिस। अगर मैनेजमेंट खुद बताइए, अच्छा एक चीज बताए, ये C5 का कंसेप्ट है, इसमें अगर आप चाहें ना तो एक लाइन ऐड करके मैं आपका C5 का कंसेप्ट बिल्ड कर दूं। आपको पता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने के एक्सपर्ट है। आपको पता है हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैनेजमेंट ये स्टेटमेंट दे कि हमारी जितनी भी, अब ये इंग्लिश में लिखी होगी स्टेट, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जो इंग्लिश में लिखी होती है, जो नंबर्स में नहीं होती, वो इंग्लिश में लिखी होती है, अल्फा ABC में। मैनेजमेंट लिखे कि हमारी जितनी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है सारे बेसिस में है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है ना, ये फाइनेंशियल को वेरीफाई करने से थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता है दुनिया में कंपनीज लाखों हो चाहे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही तरह की बना रही होंगी, उनमें जो आइटम्स आ रही होंगी वो एक ही तरह की होंगी, और वो हम पढ़ के वेरीफाई कर करके एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी अपने ये इंफॉर्मेशन देती है कि हमने अपने एम्प्लॉइज की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, जैसे ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है, ये एक लाइन है, क्या हम एज ऑडिटर इसको ऑडिट कर सकते हैं? कर सकते हैं, यही तो बता रहा हूं। लेकिन इसके लिए प्रोसीजर डिफरेंट होंगे, इसके लिए अब स्टैंडर्ड भी, फ्रेमवर्क भी डिफरेंट है, ये श्योर है, फ्रेमवर्क भी डिफरेंट है। इसके लिए हमें ISO 9001 देखना पड़ेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल है कि नहीं है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है, और भी चीजें। तो हम उसी तरह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने लिखा हुआ है कि ऑल रिलेटेड पार्टीज आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, तो क्या एज ऑडिटर अब एक तरह से ये स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बन गई, और जिस तरह हमने बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, इसको भी वेरीफाई करना है, मैनेजमेंट की इस स्टेटमेंट, इस असर्शन को भी चेक करना है। तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा आप बताइए कैसे कर सकते हैं? नहीं, सेफ्टी में ये रिलेटेड पार्टी, मैनेजमेंट ने ये कहा है, स्टेटमेंट दी हुई है कि ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट ऑन आर्म लेंथ बेसिस। मैनेजमेंट से पूछेंगे साबित करें, मैनेजमेंट, हाँ, उसके मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन को देखिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट आपको जो एविडेंस देगी ना वो तीन तरह का हो सकता है। या तो मैनेजमेंट आपको, अगर उस प्रोडक्ट की ओपन मार्केट है, मैनेजमेंट कहेगी सर ये देखिए इस पार्टी रिलेटेड पार्टी को हमने सेल की है, ये हमने इस प्राइस में सेल किया है, मार्केट में जाके देखे क्या प्राइस है। लेकिन ये ध्यान में रखेगा सिर्फ प्राइस नहीं, हमने अदर टर्म्स एंड कंडीशन को भी देखना है, मार्केट में बाकी टर्म्स एंड कंडीशन में, प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? अगर दोनों सेम हुई तो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे, डिफरेंट हुई तो ऐसे पे नहीं है। दूसरा, हर प्रोडक्ट की मार्केट नहीं होती, कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती है जिनकी मार्केट, ठीक है, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? अनरिलेटेड पार्टीज के साथ, अनरिलेटेड पार्टी के साथ उसी ट्रांजैक्शन को, ठीक है, अनरिलेटेड पार्टी के साथ हमने कंपेयर कर लिया। जैसे फर्ज कीजिए PTCL है,
टेलीफोन एक्सचेंज बनाते हैं ना इनकी, वो अपनी टेलीफोन एक्सचेंज को इक्विपमेंट के साथ बेचना चाहते हैं। इसकी कोई मार्केट होती है? कोई ऐसी मार्केट में एक इंडिविजुअल टेलीफोन सेट तो बिक रहे होते हैं 350 रुपए में, लेकिन पूरी की पूरी टेलीफोन एक्सचेंज नहीं। अगर पाकिस्तान रेलवे ने अपनी रेलगाड़ी बेचनी है, रेलगाड़ी की मार्केट नहीं है, उसको तोड़ के जो लोहा स्क्रैप होगा उसकी मार्केट है, रेलगाड़ी की मार्केट। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शंस हमने चेक करनी है आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं, तो क्या करें? रिलेटेड पार्टी, हम कहेंगे जी रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांस मार्केट नहीं है, छोड़ो, इसी कंपनी के दूसरे कस्टमर तो हैं, उनके साथ कंपेयर कर लो। और अगर कोई दूसरे कस्टमर भी नहीं है, एक ही कस्टमर है बस, तो फिर किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर लो। ठीक है, ये जो पीटीसीएल है ना, ये फोन बनाता है, सॉरी ये फोन नहीं बनाता, फोन नहीं बनाता, फोन भी नहीं बनाता, असल में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका जो सेट होता है ना, सेट वो 2 कंपनीज बनाती हैं। अब मुझे पुरानी एग्जांपल याद है, अब करंट का पता नहीं यही सिचुएशन, अब तो खैर वो बहुत कम कंजम्पशन हो गई है। एक होती थी सीटीआई और एक होती थी टीआईपी, ये 2 कंपनी वो फोन। अब ये जो कंपनी फोन बनाती थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीसीएल को सेल करती थी, और कोई ओपन मार्केट में और कोई इतनी क्वांटिटी में इनके सेट नहीं खरीद, क्यों नहीं खरीदता था? और मार्केट है नहीं। तो अगर आप देखना चाहते हैं पीटीसीएल की टीआईपी के साथ ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं, तो मार्केट तो नहीं है, क्या करें? अंदर दूसरी पार्टी के साथ देख रहे ट्रांजैक्शन। और अगर फर्ज करें दूसरी पार्टी भी कोई नहीं है, फिर एक्सपर्ट आके बताए, एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट होता है कोई नहीं। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट आपको ना, मैनेजमेंट आपको इन 3 में से कोई एक ऑप्शन बताएगी। फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ने कहा कि सर ये देखिए एक्सपर्ट को एंगेज किया हमने, क्योंकि बाकी निस्बतन आसान होता है हमारे लिए। मार्केट है तो मार्केट में एक फेरा लगा लेंगे, पता चल जाएगा क्या रेट चल रहा है। अदर क्या ट्रांजैक्शन है, वाउचर निकालेंगे, पता चल जाएगा। एक्सपर्ट थोड़ा सा, इसलिए इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। मैनेजमेंट ने स्पोर्ट में ये कहा सर एक्सपर्ट की रिपोर्ट, क्या हमें जो भी मैनेजमेंट ने ऑप्शन सेलेक्ट की है उसको चेक करना चाहिए? सबसे पहले तो देखेंगे कंसीडर मैनेजमेंट का प्रोसेस एप्रोप्रिएट है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपन मार्केट है लेकिन फिर भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट सामने रख ली। पहले तो देखें मैनेजमेंट का प्रोसेस एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यानी उन्होंने सिलेक्शन सही की है कि नहीं, कि कौन से वाली ऑप्शन के साथ वेरिफिकेशन करवानी है। दूसरे नंबर पे अगर एक्सपर्ट को यूज किया हुआ है तो एक्सपर्ट को कोई डाटा दिया गया होगा, एक्सपर्ट को कोई, और एक्सपर्ट ने अपनी एस्टिमेशन लगाने में कोई अजम्पशन यूज की होंगी। एक्सपर्ट याद रखें हमेशा कुछ ना कुछ सोर्स डाटा और कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर यूज करता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो जहन में एग्जांपल लेके आए प्रॉपर्टी वैल्यूअर की। अगर किसी प्रॉपर्टी वैल्यूअर से हम कर रहे हैं कि ये क्लाइंट कहे कि वैल्यूएशन कर दो, कुछ ना कुछ सोर्स उसे चाहिए, सोर्स डाटा क्या चाहिए इसमें, और जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है किस जगह पे वाकया है, वो किस जगह पे, उसका एरिया कितना है, यह है सोर्स डाटा, यह है सोर्स डाटा। तो हम देखेंगे सोर्स डाटा ठीक बताया कि नहीं एक्सपर्ट को, और फिर अजम्पशंस क्या होंगी कि ये रेजिडेंशियल इलाके में है, इसका स्टेटस रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है कि एग्रीकल्चरल है। उस लिहाज से वैल्यूएशन चेंज हो जाती है ना। कह रहा है यही देखो, सोर्स डाटा वेरीफाई करो ठीक है कि नहीं, अजम्पशंस देखो ठीक है कि नहीं। भाई क्लियर हुआ? तो मैनेजमेंट अगर कहे कि हमें ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है हमारी, तो मैनेजमेंट अपनी सपोर्ट में क्या काम कर सकती है? 3 में से कोई एक, या तो टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन को मार्केट के साथ कंपेयर करेगी, या अनरिलेटेड पार्टी के साथ, या एक्सपर्ट। इनमें से कंपैरेटिवली मुश्किल ऑप्शन एक्सपर्ट। हमने एज ऑडिटर क्या करना है भला? हमने सबसे पहले देखना है मैनेजमेंट का प्रोसेस एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यानी सही ऑप्शन सेलेक्ट की होनी चाहिए। अगर पहली वाली 2 ऑप्शन रूल आउट हुई है फिर ही एक्सपर्ट। दूसरे नंबर पे क्या देखना है? सोर्स डाटा सही है कि नहीं। तीसरे नंबर पे क्या? अजम्पशन। अच्छा मुझे ये बताइए, कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये कि रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस समझा दूं आपको अगले 5-7 मिनट में। दूसरी ऑप्शन ये कि ये कल पढ़ लेंगे, जल्दी की क्या। इसकी एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर दूं जो आगे चल के पढ़नी है। उसे फायदा ये होगा, ये कंसर्ट भी मजीद पक्का हो जाएगा और अगले कंसर्ट की बेस भी बन जाएगी। तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं, दूसरी ऑप्शन। अच्छा सुन लें, अगर कभी मुझे बताइए मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इंगेज करे और एक्सपर्ट हमें कोई रिपोर्ट दे दे, तो आंखें बंद करके उसकी रिपोर्ट को मान लेना चाहिए कि कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए ना। उनमें सबसे अहम प्रोसीजर है कि सोर्स डाटा
और अजम्पशन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्सपर्ट के काम का सोर्स डाटा क्या होता है जो हमने चेक करना है, जो मैनेजमेंट दे, और अजम्पशंस क्या होती है। अगली आखिरी एग्जांपल सुने इसे। क्लाइंट ने अपने एम्प्लॉइज को पेंशन देता है जब रिटायर हो जाए। कुछ कंपनीज पेंशन देती है ना। पेंशन अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हो, अंदाजा हो, तो पेंशन कोई 20, 25, 30 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है ना, तब देनी होती है। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट के मुताबिक उसका एक्सपेंस और अक्रूवल अभी रिकॉर्ड करते हैं। बताइए आसान काम है कि मुश्किल? एक्सपर्ट यूज होता होगा कि नहीं? यस, प्रैक्टिकली इस काम के कैलकुलेशन करने के लिए एक्सपर्ट यूज होता है। एक्सपर्ट को इस काम के लिए कोई सोर्स डाटा और अजम्पशन चाहिए। हाँ, सोर्स डाटा क्या होगा? एम्प्लॉइज कौन कौन से हैं, उनकी सैलरी क्या है, इंक्रीमेंट वगैरह क्या लगेंगे, शाबाश, ये सोर्स डाटा है। अजम्पशंस क्या होंगी? एम्प्लॉय का रिटायर कब होगा? रिटायर जब रिटायर होगा उसकी लास्ट सैलरी, क्योंकि लास्ट सैलरी के ऊपर पेंशन मिलती है, लास्ट सैलरी को एस्टिमेट करना होता है। बल्कि इसको भी छोड़ें, सबसे बड़ी 2 अजम्पशन बताऊं, सबसे बड़ी जो क्या होती है इसमें, जिनको आप फौरन मानेंगे कि सर वाकई ये अजम्पशन बड़ी है, जिनको इवैल्यूएट करें। एम्प्लॉय कितना अरसा जिंदा रहेगा, लायबिलिटी एस्टिमेट करनी होती है, तो आपको पता होता है ना कि कैश फ्लोज जो फ्यूचर के होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यूचर के कैश फ्लोज कितने अरसे के कैलकुलेट करने हैं, ये अंदाजा, ये अजम्पशन है कि नहीं? तो मुझे बताइए, अगर आपको पता चले एक्सपर्ट ने एस्टिमेट किया है कि एम्प्लॉय 60 साल की उम्र में रिटायर होगा और 63 साल की उम्र में मर जाएगा, ये अजम्पशन रीजनेबल है? और अगर ये अजम्पशन हो कि 120 साल तक जिंदा रहेगा, ये भी रीजनेबल नहीं है। कोई 70-75 के दरमियान में कहे तो हम मान लें, हाँ, बल्कि हमें क्या करना है, गूगल पे सर्च करके अभी बताएं, एवरेज एज ऑफ 60, सच में 63 है? नहीं, एक दफा मैंने सर्च की थी, मुझे इतना पता है मेल की ज्यादा थी और फीमेल की ज्यादा थी। हाँ, फीमेल की ज्यादा थी, हाँ, मेल बेचारों के कम थे। हाँ, नहीं बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बारह के जो भी है। और दूसरी अजम्पशन क्या? दूसरी आप बताइए अजम्पशन क्या है? दूसरी अजम्पशन आप बताइए क्या है? एक तो मानते हैं ना लाइफ की एस्टिमेशन अजम्पशन है, दूसरी बड़ी अजम्पशन बताएं। इतने बड़े बड़े अकाउंटेंट बैठे हैं, देखते हैं किसके दिन में बैठे जी। टोटल पेंशन नहीं, अभी मैंने इंडिकेट भी किया बातों में। चल, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डिस्काउंट रेट क्या इस्तेमाल करना है, ये भी एक अहम स्टेप होता है। ठीक है, पर आता है इतनी बड़ी साइज में नहीं। तो ये समझ आ गया एक्सपर्ट वाली बात और मैनेजमेंट एसेशन वाली बात क्लियर हो गई। चलिए बाकी फिर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।